हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारी धातु विषाक्तता, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। ये जो है बेसिक थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 यूनिट 3 का टॉपिक है। और इस यूनिट से रिलेटेड और बाकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। साथ ही बॉटनी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का भी प्लेलिस्ट वगैरह वहाँ पे बन गया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम देखने वाले हैं भारी धातु विषाक्तता, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, मुझे पता है, लेकिन मेरा भी कुछ कुछ काम होता है ना, इसी वजह से जो है वीडियो लेट आ रहा है। तो फिर चलिए देखते हैं भारी धातु विषाक्तता है क्या, है ना। इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, उस हिसाब से जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि कैसा क्वेश्चन आए तब आप कैसे लिखोगे, है ना। तो फिर हम जो है भारी धातु विषाक्तता, इसके अंतर्गत तो जो है ये सभी टॉपिक आएंगे, है ना। सबसे पहला तो इसका इंट्रोडक्शन, सेकंड देखेंगे अर्सेनिक यौगिक। अर्सेनिक यौगिक का भी हम देखेंगे तीक्ष्ण विषाक्तता, दीर्घकालिक विषाक्तता, है ना। ये जो अर्सेनिक है, ये एक प्रकार का विष है ना। और इसका तीक्ष्ण विषाक्तता और दीर्घकालिक विषाक्तता है क्या, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, है ना। उसी प्रकार पारा विषाक्तता क्या है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो तीक्ष्ण विषाक्तता, दीर्घकालिक विषाक्तता, इसके बारे में भी देखेंगे, है ना। फिर है शीशा विषाक्तता और कैडमियम विषाक्तता, है ना। ये सभी जो है भारी धातु विषाक्तता के अंतर्गत आते हैं। जब आपको भारी धातु विषाक्तता क्या है ऐसा पूछेगा, विस्तार से समझाइए करके, तब ये सभी टॉपिक को जो है आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर भारी धातु विषाक्तता क्या है, आर्सेनिक विषाक्तता का वर्णन कीजिए या पारा विषाक्तता का वर्णन कीजिए, कोई एक दे दिया जाएगा, तब जो है आप केवल आर्सेनिक का लिखोगे या फिर केवल पारा का या फिर केवल शीशा का, ठीक है। अलग अलग से आता है। आर्सेनिक विषाक्तता क्या है ऐसा करके भी जो है 5 नंबर के लिए आता है ना। भारी धातु विषाक्तता क्या है विस्तार में समझाइए, ऐसे करके क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सभी टॉपिक हैं ऐसे बहुत ही लंबे लंबे हैं ना। देखिए, आज मैं केवल आर्सेनिक यौगिक का ही बताऊंगा, और कितना ज़्यादा लंबा है इसका टॉपिक ये आप लोग देख पाएंगे, है ना। उसी प्रकार पारा विषाक्तता भी बहुत ज़्यादा है, और उसी प्रकार सीसा विषाक्तता भी ज़्यादा है ना। तो फिर ये जो है अलग अलग करके दिया जाएगा। हालांकि दिया जाएगा कि भारी धातु विषाक्तता क्या है, तो फिर इसमें आप जो है इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। फिर आपको दे दिया जाएगा कि आर्सेनिक विषाक्तता क्या है, या पारा विषाक्तता क्या है, या शीशा विषाक्तता क्या है। तो फिर आप जो है उसको एक्सप्लेन करोगे, कोई एक दिया जाएगा, उसको जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फिर आज जो है हम लोग आर्सेनिक यौगिक विषाक्तता देखने वाले हैं। उसके बाद हम बारी बारी से पारा विषाक्तता, शीशा विषाक्तता और कैडमियम विषाक्तता भी देखेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए, भारी धातु विषाक्तता क्या है, सबसे पहला जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आई होप जो भी मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। विष कारक, है ना, विष कारक रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्किन, आईज, माउथ एवं अन्य पथों द्वारा प्राणी के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे प्राणी का शरीर अस्वस्थ हो जाता है ना। अब देखिए, कोई भी विष है या कोई भी विष कारक है, वो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ से करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, यानी कि जो हम सांस लेते हैं उधर से, साथ ही हमारे स्किन से, त्वचा से, आईज से, माउथ से, इन सभी माध्यमों के द्वारा जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और प्राणी के शरीर को जो है अस्वस्थ कर देता है, ठीक है। टॉक्सिक एजेंट बायोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को जो है इफ़ेक्ट करता है। यानी कि पूरा हम देखें तो फिर ये जो विष कारक है ना, या फिर जो विष एजेंट है, वो हमारे बॉडी के प्रत्येक सिस्टम को जो है इफ़ेक्ट करता है। देखिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है, साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है, नर्वस सिस्टम को, जो हमारा तंत्रिका तंत्र वाला जो सिस्टम है ना, जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे ये उद्दीपन हो रहा है, ये हमें पता चलता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम को जो है ये इफ़ेक्ट करता है। कौन करता है? विष कारक या विष एजेंट, या फिर कहें तो टॉक्सिक एजेंट हमारे बॉडी के सभी जैविक कार्यों को जो है प्रभावित करते हैं, है ना। मतलब जैसे कि विष हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो फिर वो संपूर्ण तरीके से हमारे बॉडी को हानिकारक इफेक्ट डालता है ना। हमारे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चल रहा है, उन सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को जो है ये इफेक्ट करता है। तो फिर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो टॉक्सिक एजेंट है वो हमारे बॉडी के सभी जैविक कार्यों को जो है प्रभावित करते हैं। ये सभी क्या हैं? जैविक कार्य ही हैं,
है ना। जो नर्वस सिस्टम है ये, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये सभी क्या हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने थोड़ा सा अभी विष के बारे में या विष एजेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है ना। टॉक्सिक एजेंट यदि कम मात्रा में लिया जाता है तब यह हानिकारक होता है, परंतु यह अधिक मात्रा में लिया जाए तो यह प्राणी के लिए घातक होता है, या कहें कि प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है ना। अब देखिए विष जो है कम मात्रा में लिया जाए या अधिक मात्रा में लिया जाए, अधिक मात्रा में लिया जाता है तो फिर वो हमारे लिए घातक होता है ना, वो हमारे प्राण को ही ले ले ऐसा होता है। लेकिन जब हम उसको कम मात्रा में लेते हैं, है ना, तब वो हानिकारक होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, वो हमारे लिए हानिकारक ही है, लेकिन उतना हानिकारक नहीं है जितना कि हमारा प्राण ही चले जाए, है ना। तो फिर वही लिखा है, टॉक्सिक एजेंट यदि कम मात्रा में लिया जाता है तब यह हानिकारक तो होता है, परंतु यदि हम इसको अधिक मात्रा में लेते हैं तब वो हमारे लिए अधिक घातक सिद्ध होता है, यानी कि हमारी मृत्यु भी हो जाती है ना। तो फिर ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, धातुीय तत्व है ना, मेटेलिक एलिमेंट वातावरण के आंतरिक संगठक है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, भारी धातु विषाक्तता, है ना, भारी धातु विषाक्तता देख रहे हैं। तो फिर धातु के बारे में भी थोड़ा सा हम लिखेंगे। तो धात्विय तत्व यानी कि मेटेलिक एलिमेंट वातावरण के आंतरिक संगठक है। कुछ धातु विशेष प्रकार के विषैले पदार्थों के वर्ग में आते हैं। इनके द्वारा अनेक प्रकार के व्यावसायिक एवं वातावरणीय दशाएं जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए जो धात्विक तत्व है ना, जैसे कि आर्सेनिक, पारा, ये सभी क्या है, मेटेलिक एलिमेंट है ना। ये जो है हमारे वातावरण के आंतरिक संगठक होते हैं, और ये जो है कुछ विषैले पदार्थों के वर्ग में आते हैं, है ना। और इनके द्वारा जो है व्यावसायिक एवं वातावरणीय दशाएं उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि ये हमारे बॉडी के ऊपर जो है हानिकारक इफेक्ट जो है डालते हैं। ठीक है, विभिन्न मेटेलिक टॉक्सिक एजेंट के मानव जीवन पर क्रियाएं निम्न प्रकार है। अब जो कुछ मेटेलिक टॉक्सिक एजेंट हैं, है ना, उनका जो है हमारे बॉडी पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे, है ना। तो फिर फर्स्ट है आर्सेनिक यौगिक। इससे पहले जितना मैंने इंट्रोडक्शन बताया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पहले देखो हमने विष के बारे में थोड़ा सा बताया कि विष एजेंट है क्या, और कब जो है वो हानिकारक, मतलब कब वो घातक सिद्ध होगा और वो कब हानिकारक होगा, है ना। उसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं भारी धातु विषाक्तता, है ना। तो फिर धातु के बारे में, धातु विष के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे। तो फिर ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है हम देखेंगे जो धातु एजेंट है ना, जो मेटेलिक टॉक्सिक एजेंट है, उनका मानव जीवन पर या हमारे बॉडी पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। तो फिर फर्स्ट देखेंगे गाइस हम आर्सेनिक। आज जो है हम आर्सेनिक के बारे में देखेंगे। फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पारा या शीशा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए फर्स्ट देख लेते हैं आर्सेनिक यौगिक, है ना। ये जो टॉक्सिक एजेंट है इसके बारे में देख लेते हैं। आर्सेनिक के सभी कंपाउंड्स प्राणियों, कीटों एवं स्तनधारियों के लिए हानिकारक विष होते हैं। इनमें मुख्य निम्न है। अब देखिए हम लोग आर्सेनिक विषाक्तता के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो फिर आर्सेनिक विषाक्तता है क्या, आर्सेनिक से होने वाले हानिकारक प्रभाव या उससे होने वाले नेगेटिव इफेक्ट जो हमारे बॉडी पर पड़ता है उसको जो है हम आर्सेनिक विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, ये जो है आप थोड़ा सा लिखना चाहोगे तो फिर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है हम आर्सेनिक यौगिक देख रहे हैं। तो फिर ये जो देख रहे हैं जो, तो आर्सेनिक के सभी कंपाउंड्स हैं ना, यानी कि इसके जितने भी यौगिक हैं वो सभी जो है कीटों एवं स्तनधारियों के लिए जो है वो हानिकारक होते हैं। इनमें से मुख्य निम्न है। अब जो है हम आर्सेनिक के यौगिक जो है देखने वाले हैं, इसके कंपाउंड्स, है ना। तो फिर फर्स्ट है लेड आर्सेनेट, है ना। यह अम्लीय, देखते हैं लेड आर्सेनेट, यह अम्लीय ऑर्थो आर्सेनेट, इसका सूत्र है PbHaSO4, है ना, एवं क्षारीय ऑर्थो आर्सेनाइट यानी कि Pb4 ब्रैकेट PbOHaSO4 और ब्रैकेट क्लोज O3, है ना, के रूप में मिलता है। यह वाटर में कम घुलनशील होता है और निलंबित घोल बनाता है। ये जो लेड आर्सेनेट है गाइस, ये जो है आर्सेनिक का जो है कंपाउंड है। ठीक है, और यह जो है अम्लीय ऑर्थो आर्सेनाइट के रूप में पाया जाता है, साथ ही क्षारीय ऑर्थो आर्सेनाइट के रूप में पाया जाता है। इसका फार्मूला आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। तो फिर इनके रूप में मिलता है, और यह जो है वाटर में जो है
घुल जाता है ना, और कैसा बनाता है, निलंबित घोल बनाता है। निलंबित मतलब समझते हो ना, आधा घुला हुआ और आधा ना घुला हुआ, है ना, जैसे कि रेत और पानी का घोल, ठीक है। फिर है कॉपर आर्सेनाइड, इसका सेकंड कंपाउंड है कॉपर आर्सेनाइड। सैलिस ग्रीन एवं कॉपर एसीटो आर्सेनाइड, पेरिस ग्रीन या हिरवा, है ना, इसका सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चमकदार हरे रंग का पाउडर है। यह पानी में अत्यधिक घुलनशील होने के कारण आंतों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो जाता है। अब ये जो कॉपर आर्सेनाइड है गाइस, ये जो है जल में तुरंत ही घुल जाता है ना, जल के साथ अच्छे से घुल जाता है, जिसके कारण जब ये हमारे आंतों में जाता है तो फिर यह हमारे आंतों द्वारा जो है अवशोषण कर लिया जाता है ना, आसानी से। अब देखिए जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारे आंतों द्वारा अवशोषण होता है ना, तो फिर ये जो है जल में घुल जाता है, जिसके कारण इसका अवशोषण जो है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो फिर 2 कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। फिर है गाइस आर्सेनिक ऑक्साइड, इसको संख्या या सोमालकर कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, संख्या या सोमालकर कहते हैं। यह फूड में आसानी से मिल जाता है तथा जल के साथ जो है वो झाग के रूप में तैयार होता है। यानी कि ये इसको हम खाने में आसानी से मिला सकते हैं अगर किसी को देना है तो, लेकिन किसी को मत देना, है ना। तो फिर ये जो है फूड में आसानी से मिल जाता है, साथ ही अगर हम इसको जल के साथ मिलाएं तो फिर ये झाग देता है, ठीक है। तो फिर ये है आर्सेनिक ऑक्साइड। अब देखिए आप जो है इसको थोड़ा छोटा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है ना, लेड आर्सेनाइट। तो फिर इसके बारे में बता देना, यह अम्लीय ऑर्थो आर्सेनाइट है, क्षारीय ऑर्थो आर्सेनाइट है। फिर यह बता देना कि यह वाटर में घुलनशील है और निलंबित घोल बनाता है। ऐसे करके शॉर्ट भी बना सकते हो, सूत्र वगैरह ना लिख करके, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है आप लिख सकते हो, जैसे कि सैलिय ग्रीन एवं कॉपर एसिटो आर्सेनाइड, पेरिस ग्रीन या हिरवा है ना। तो फिर इसको जो है आप कोई 1-2 नाम याद रख लेना, है ना। उसके बाद बता देना यह पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है, आंतों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो जाता है, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो फिर पूरा लिख सकते हो। चलिए देखते हैं, आगे है सोडियम आर्सेनाइट, है ना। तो फिर इसका फॉर्मूला है NaSO3, है ना। यह जल में घुलनशील है। अब यह जल में घुलनशील है मतलब हमारे आंतों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं गाइस साल्वर्जन एवं संबंधित उसके कंपाउंड्स एवं कार्बरजोन, ठीक है। साल्वर्जन एवं संबंधित यौगिक एवं कार्बरजोन, ठीक है। औसत घातक मात्रा मतलब इसका जो एवरेज घातक मात्रा जो है वो है 180 mg, ठीक है। मृत्यु 12 से 24 घंटे में जो है हो जाती है। तो फिर ये जो साल्वर्जन एवं उसके कंपाउंड है एवं कार्बरसोन जो है, उसका जो औसत घातक मात्रा है वो है 180 mg, है ना। मतलब इतना मात्रा हम लेंगे तो वो हमारे लिए घातक सिद्ध होता है, साथ ही 12 से 24 घंटे में जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइस तीक्ष्ण विषाक्तता, है ना। आर्सेनिक का, अभी हम लोग आर्सेनिक देख रहे हैं ना, तो फिर आर्सेनिक का तीक्ष्ण विषाक्तता क्या है वो हम देख लेते हैं। अब तीक्ष्ण विषाक्तता किसे कहते हैं, जैसे कि आप लोग ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक चाल पढ़े होंगे, है ना। ताक्षणिक मतलब जो तुरंत, है ना। तो फिर तुरंत होने वाली जो विषाक्तता है, मतलब तुरंत जो विषाक्तता हमारे बॉडी में फैलेगा, उससे उसके कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखेंगे, क्या होगा उस समय, तो फिर उस विषाक्तता को जो है तीक्ष्ण विषाक्तता कहते हैं, ठीक है। तुरंत होने वाली विषाक्तता और उसके लक्षण को जो है हम तीक्ष्ण विषाक्तता कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तीक्ष्ण विषाक्तता भोजन के साथ लिया गया है या भोजन के बिना लिया गया है, इस बात पर निर्भर करता है। अब ये जो तीक्ष्ण विषाक्तता है गाइस, ये किस पर निर्भर करता है कि जो टॉक्सिक एजेंट है ना, जो विष है, उसको भोजन के साथ लिया गया है या बिना भोजन के लिया गया है, इस पर निर्भर करता है। कौन? तीक्ष्ण विषाक्तता, इस पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके लेने के 1 घंटे के अंदर दिखने वाले लक्षण जो है निम्नलिखित हैं। अब अगर हम आर्सेनिक को ले लेते हैं तो फिर तुरंत लेने के बाद, है ना, 1 घंटे के अंदर, यानी कि तुरंत, ताक्षणिक, है ना। तो फिर तुरंत जो है कौन कौन से लक्षण हमें दिखेंगे वो यहाँ पे लिखा गया है। चलिए देखते हैं। रोगी मूर्छा आने की शिकायत करता है, मूर्छा में यानी कि चक्कर वगैरह, है ना। आगे देखते हैं। गले एवं आमाशय में जलन युक्त दर्द होता है। लार का श्रावण अधिक, प्यास एवं उल्टी लगता है ना। यानी कि लार का श्रावण होता है और अधिक प्यास लगता है और उल्टी लगता है, ठीक है। उल्टी में पित्त, रक्त के थक्के, श्लेष्म जो है पाए जाते हैं। यूरिन कम मात्रा में तथा यूरिन में लाल रक्त कणिकाएं एवं एल्ब्यूमिन जो है पाया जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन के साथ
पिंडलियों की मसल्स में ऐंठन होता है, पल्स जो है तीव्र, शिथिल और अनियमित हो जाता है। तो फिर ये इसके सिम्टम्स हैं, जो सरल थे उसको मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। इसमें कोई भी समझाने वाली चीज़ नहीं है ना। मूर्छा आना, आमाशय एवं गले में दर्द होना, लार का श्रावण, अधिक प्यास लगना, है ना, ये सभी आप लोग जानते हैं। डिहाइड्रेशन के साथ पिंडलियों की मसल्स में ऐंठन वगैरह, ये सब जो है आप जानते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, है ना। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं गाइस। उपचार यानी कि जो तीक्ष्ण विषाक्तता है उसको दूर करने के लिए, है ना, विष को तुरंत वामक औषधि या गैस्ट्रिक धुलाई द्वारा जो है बाहर निकालना चाहिए। जल की अत्यधिक मात्रा आमाशय में पहुंचानी चाहिए, जिसमें हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड मिला हो, ठीक है। जल की अत्यधिक मात्रा आमाशय में पहुंचानी चाहिए, मतलब पिलाना चाहिए, और उस जल में क्या मिला हो, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड मिला हो, ठीक है। आगे देखते हैं। हमने जो ट्रीटमेंट के लिए जो जल दिया है ना, जिसमें हमने हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड मिलाया है ना, ये क्या करता है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, आर्सेनिक एसिड को जो है अघुलनशील फेरिक आर्सेनाइड में जो है परिवर्तित कर देता है। अब ये अघुलनशील हो गया, मतलब ये हमारे रक्त के साथ जो है नहीं मिल पाएगा, है ना, यह हमारे आंतों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर है डाइमर कैप्रोल का जो है इंजेक्शन जो है देना चाहिए आर्सेनिक विषाक्तता में, ठीक है। फिर है डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए जो है ग्लूकोज सैलिन जो है देना चाहिए, ठीक है। और दर्द को दूर करने के लिए मॉर्फिन या पैथेड्रिन जो है दिया जाता है। तो फिर ये जो है इसके उपचार हैं, अच्छे से देख लेना, है ना। डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए ग्लूकोज सैलिन देना चाहिए। डाइमर कैप्रोल का इंजेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये लिख देना आप लोग, है ना। और दर्द को दूर करने के लिए मॉर्फिन और पैथेड्रिन, ठीक है। तो फिर ये है इसके ट्रीटमेंट। आगे देखते हैं। अब देखिए, तीक्ष्ण विषाक्तता मतलब तुरंत दिखने वाला सिम्टम्स, है ना, तुरंत जो विष का इफेक्ट पड़ेगा वो है ना। और दीर्घकालिक विषाक्तता मतलब दीर्घ समय या लंबे समय के बाद जब वो हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है और उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तब वो जो है दीर्घकालिक विषाक्तता कहलाता है, ठीक है। जब आर्सेनिक की थोड़ी थोड़ी मात्रा लंबे समय तक लिया जाता है, तब दीर्घकालिक आर्सेनिक विषाक्तता विकसित होता है, जिसके फलस्वरूप तीक्ष्ण विषाक्तता के लक्षणों के पश्चात दीर्घकालिक विषाक्तता के लक्षण जो है पाए जाते हैं, ठीक है। वो तो हो गया तीक्ष्ण विषाक्तता। अगर हम आर्सेनिक को लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें, तब जो है हमें दीर्घकालिक विषाक्तता के सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट है शरीर का वजन कम होना, भूख ना लगना, डायरिया, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी, और कॉन्स्टिपेशन जो है होता है, ठीक है। त्वचा में वर्णकता, पिगमेंटेशन पूरे शरीर में जो है दिखाई देता है। नाखून खुरदुरे, टूटने वाले, भुरभुरे हो जाते हैं, और बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो फिर ये इसके सिम्टम्स हैं। आगे देखते हैं। फिर है गाइस सिम्टम्स, अस्थि मज्जा की कमी एवं एनीमिया पाई जाती है, शून्य होना यानी कि नर्वनेस, झंझनाहट, गति भ्रंश, कपकपाना, पेशियों की शिथिलता, तंत्रिका शोथज, है ना, शोथज, इसके पश्चात मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र शोथज हो जाना मतलब हमारे पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो बंद हो जाना, है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है उसके पश्चात जो है मृत्यु ही हो जाता है, ठीक है। नेत्रों में कंजक्टिविटीज़ जो है रोग हो जाता है, ठीक है। कंजक्टिविटीज़ रोग जो है होता है, इसका ट्रीटमेंट है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो विषाक्तता वाले स्थान से रोगी को हटाना चाहिए, पोषण युक्त भोजन देना चाहिए। दीर्घकालिक विषाक्तता को रोकने के लिए उपयुक्त उपचार जो है होना चाहिए। तो फिर ये सारा उपचार यानी उपयुक्त उपचार होना चाहिए, मतलब इसको जो दूर कर सके, है ना, इस विषाक्तता को दूर कर सके, ऐसा उपचार करना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा आर्सेनिक। ये जो है आपको 10 नंबर के लिए भी दे दिया जाएगा, 5 नंबर के लिए भी जो है दे सकते हैं, है ना। तो फिर अगर 5 नंबर के लिए जो है दिया जाए तो फिर इसमें से कुछ नोट्स जो है आप कम कर सकते हैं। अगर 10 नंबर के लिए दिया जाए तो फिर आप पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पारा विषाक्तता, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ गया है। पारा विषाक्तता क्या है, ऐसा करके एग्ज़ाम में आता है ना। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और टेलीग्राम
कुछ बच्चे जो है नोट्स के लिए कहते हैं ना कि हमें नोट्स प्रोवाइड कीजिए करके। तो फिर आप लोग जो है मेरे चैनल पे सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप लोग जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि नोट्स जो है आप अपने जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसमें से ही आप लोग लिखें, है ना? क्योंकि आप एक बार सुनोगे, एक बार देखोगे और लिखोगे तो फिर वो जो है आपके माइंड में जो है अच्छे से बैठ जाएगा। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।